हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया स्टोरी वर्ल्ड में ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए रिया स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। 51 अब तुम बनोगी मेरी दुल्हन। मंसूरी। ठंड के मौसम में रात के कोहरे के बीच एक गाड़ी स्पीड में किसी गाड़ी का पीछा कर रही थी। उस आगे वाली गाड़ी में बैठी लड़की ने व्यू मिरर के पीछे आती गाड़ी को देखा तो उसकी धड़कनें तेज चलने लगी। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ाई, लेकिन तभी एक और गाड़ी उसकी गाड़ी के आगे आ गई। तो उस लड़की ने जल्दी से ब्रेक लगा दी, जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस होकर डिवाइडर से टकरा गई। वो लड़की अपने दुल्हन के जोड़े को उठा के जल्दी से बाहर आई तो अचानक से अपने सामने खड़े लड़के को देख के डर गई। उसकी सांसें मुंह को आ गई थी। शादी की शेरवानी पहने वो लड़का कहर ढा रहा था। 6 फुट 4 इंच की हाइट, किसी बॉडीगार्ड जैसी टफ बॉडी, रंग गोरा, आंखों का रंग कंचे जैसा। उसकी पर्सनैलिटी से ही उसके ओरे का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन उसका फेस, जिस पर गुस्सा इस कदर समझ आ रहा था जैसे गुस्से का राक्षस खुद उसके ऊपर सवार हो। जो उस लड़के को देख ले उसकी सांसें डर से कम पड़ जाए। और वही हाल उस लड़की नैना का था। उस लड़के ने गुस्से में नैना का हाथ पकड़ा और खींचते हुए अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। नैना अपने होश में आई और उस लड़के के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, अदिप। उद्धरण चिन्ह। ये है हमारी कहानी के हीरो अदिप खन्ना। नैना बोली, अदिप प्लीज छोड़ दो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मुझे जाने दो। मैं जानती हूँ तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो, तो क्यों मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर रहे हो? तुमको तो अपने मरते हुए पापा को उनकी बहू की शक्ल दिखानी है, तो किसी भी लड़की को ले जाओ उनके सामने। वैसे भी वो तो 1-2 दिन में मर ही जाएंगे, उसके लिए मेरी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? अदिप का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया और वो घुमा के नैना को अपने सामने लाया और दोनों बाजू से उसको कस के पकड़ते हुए बोला, तुम्हारी इतनी औकात नहीं की तुम मेरी दुल्हन बनो। वो तो तुम मेरे पापा की दोस्त की बेटी हो और मेरे पापा ने मेरे लिए तुमको पसंद किया है, इसलिए बस। बाकी अगर दोबारा अपनी घटिया जबान से मेरे पापा के बारे में एक भी लफ्ज निकाला तो जबान काट दूंगा। नैना डर के सिहर उठी। अदीप ने नैना को छोड़ा और फिर उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि नैना भाग के हाईवे की दीवार पर खड़ी हो गई। अदीप उसको गुस्से में देखते हुए बोला, मरोगी तो तुम वैसे भी, पर हमारी शादी के बाद। नैना रोते हुए बोली, सॉरी अदीप, मैं किसी से सच्चा प्यार करती हूँ, अपने पापा से। तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं कर पाए, इसलिए भागना पड़ा रहा है। पता है मुझे मेरे भागने से तुम्हारी और तुम्हारे पापा की कितनी बदनामी होगी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अदिप गुस्से में नैना की तरफ बढ़ते हुए बोला, तो तुम नीचे कूद के मुझसे बच जाओगी? नैना ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अदिप ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उसको कुछ शक हुआ और उसने अपने बॉडीगार्ड्स को नैना की तरफ जाने का इशारा किया। नैना ने मुस्कुरा के अदिप को देखा और बोली, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। अदिप के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, क्योंकि उसके बॉडीगार्ड्स नैना के पीछे पहुंच गए थे और नैना को पकड़ने ही वाले थे। नैना ने शादी का लहंगा पहना था, जिसकी आड़ में उसको अपने पीछे खड़ा बॉडीगार्ड नहीं दिख रहा था। बॉडीगार्ड्स बस नैना को पकड़ के नीचे खींचने ही वाला था कि एक लड़की भागते हुए आई और नैना से टकरा गई, जिससे नैना सीधा नीचे गिरी। अदिप की आंखें बड़ी हो गई और वो भाग के दीवार के पास आया और नीचे देखने लगा। तो अदिप ने अपनी मुट्ठी कस के भींच ली। उसकी आंखों में खून उतर आया। नैना नीचे फूलों के ट्रक पर गिरी थी और मुस्कुराते हुए अदिप को बाय कर रही थी। अदिप के सीने पर सांप लौट गए थे। अदिप को अब समझ आ रहा था नैना मुस्कुराई क्यों थी। नैना ने ये प्लान पहले से रेडी कर रखा था। अदिप ने गुस्से में दीवार पर लात मारी और चीखते हुए बोला, नैना अग्रवाल, आई विल किल यू। तभी अदिप की नज़र सामने हैरान खड़ी उस लड़की पर गई, जो आंखें फाड़े नीचे देख रही थी। अदिप ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसको अपनी तरफ घुमाते हुए खींच के उसके गाल पर तमाचा लगा के बोला, यू इडियट। पर इतना बोलते ही उस लड़की को देख के अदिप के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। वो लड़की आंखों में आंसू लिए अपने गाल पर हाथ रख के अदिप को मासूमियत से देख रही थी। तभी अदिप को कुछ ख्याल आया और उसने फिर उस लड़की को मारने के लिए हाथ उठा लिया। लेकिन उस लड़की की बात सुन के अदिप के हाथ हवा में ही रुक गए और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो लड़की बोली, यू आर लुकिंग सो हॉट, प्लीज मैरी मी अदरवाइज आई विल डाई फॉर यू।
अदिप उस लड़की को हैरानी से देखने लगा। वो लड़की भी शादी के जोड़े में थी, पर उम्र में बहुत छोटी लग रही थी। छोटा सा चेहरा, बड़ी बड़ी पलकें जिनमें आईलाइनर लगा था, बड़ी बड़ी आंखें जो सुरमे से चमक रही थीं, घुंघराले बाल जो पल्लू के नीचे से बाहर आ रहे थे, पतले से होठ जिनमें गुलाबी लिपस्टिक लगी थी। देखने में वो किसी हूर की परी से कम न लग रही थीं। अदिप की पर्सनैलिटी के आगे वो किसी गिलहरी के बच्चे जैसी छोटी मासूम सी दिख रही थीं। वो तो ठीक से अदिप के सीने तक नहीं आ पा रही थी, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो बेधड़क अदिप को शादी के लिए प्रपोज कर रही थीं। पर कुछ तो अजीब था उस लड़की में, उसके बोलने के तरीके में। वो थी उसकी मीठी सी नशीली आवाज़। उस लड़की की आंखों में सुरमे के साथ साथ आंसू और नशा भी था। उसकी आवाज़ से ही नशा समझ आ रहा था, लेकिन उस लड़की के मुंह से शराब की कोई बदबू नहीं आ रही थी। अदिप शौक था उस लड़की की बातों से, और वो लड़की बार बार एक ही बात को दोहरा रही थी, यू आर लुकिंग सो हॉट, प्लीज मैरी मी अदरवाइज आई विल डाई फॉर यू। अदिप थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि तभी एक बॉडीगार्ड भाग के अदिप के पास आया और उसको फ़ोन देते हुए बोला, बड़े सर का कॉल है। अदिप ने फ़ोन लिया और कान में लगा के बोला, हाँ पापा। तो दूसरे साइड से एक आदमी की कमज़ोर सी आवाज़ आई, बेटा कहाँ हो, पंडित जी बुला रहे हैं, तुमने तो कहा था बहू को ब्यूटी पार्लर लेने जा रहे हों, पर अभी तक आए नहीं। अदिप ने अपने सामने दुल्हन सी सजी लड़की को अपनी पेनी नज़रों से देखा और फ़ोन में बोला, बस पापा आपकी बहू को लेकर आ रहा हूँ। बोल के अदिप ने कॉल कट किया और उस लड़की को पकड़ के उसको गुस्से में घूरते हुए बोला, तुमने नैना को भगाया, अब तुम बनोगी मेरी दुल्हन और मेरी हर एक शर्त को तुमको मानना पड़ेगा। लेकिन उस लड़की पर कोई असर नहीं पड़ा, वो बस डर से अदिप को देखते हुए अपनी उसी बात को दोहरा रही थी। अदिप अब इरिटेट हो चुका था, इसलिए चिल्लाते हुए बोला, जस्ट शट अप। वो लड़की डर के चुप हो गई, लेकिन दूसरे ही पल उसने फिर वही रटना चालू कर दिया। अदिप से अब बर्दाश्त के बाहर था। वो उस लड़की को खींचते हुए अपनी गाड़ी के पास लाया और गाड़ी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के डॉक्टर टेप निकाला और उस लड़की के मुंह पर चिपका दिया। उस लड़की ने अपनी आंखें बड़ी कर ली, लेकिन अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया। अदिप ने उस लड़की को गाड़ी में धक्का दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गया। कुछ ही देर में अदिप एक बड़े से मैरिज हॉल में पहुंचा, जहां लोगों का जमावड़ा लगा था, जैसे सभी अदिप के आने का इंतजार कर रहे हो। अदिप गाड़ी से बाहर आया, वैसे ही मीडिया के लोग उसके सामने माइक लेकर खड़े हो गए। सर, आप अपनी ही शादी में खुद ड्राइव करके आ रहे हैं, और आपकी दुल्हन कहाँ है? अदिप ने अपनी पेनी नजरों से सभी मीडिया वालों को देखा। सभी अदिप की जलती नजरें देख के चुप हो गए। तभी कुछ बॉडीगार्ड वहां आए और मीडिया वालों को पीछे करके अदिप को चारों तरफ से घेर के खड़े हो गए। अदिप ने पीछे का डोर ओपन किया और उस लड़की के फेस पर घूंघट डाल के कवर कर दिया और उसको अपनी गोद में लेकर कार से बाहर निकाल लिया। सभी उचक उचक के दुल्हन कौन है देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी को दुल्हन का चेहरा नहीं दिख रहा था। अदिप उस लड़की को गोद में लिए अंदर जाने लगा, तो मीडिया के कुछ लोग उसके पीछे भागते हुए बोले, सर आप अपनी दुल्हन का फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप ये शादी जबरदस्ती कर रहे हैं, इसलिए अपनी दुल्हन को छुपा के रखना चाहते हैं? अदिप ने उस मीडिया वाली लड़की को गुस्से में देखा और अपनी रौबदार आवाज में बोला, ये मेरी बीवी है, कोई नुमाइश की चीज नहीं। वो लड़की अदिप की आवाज सुन के सिहर उठी। अदिप उस लड़की को लिए अंदर चला गया। उसके बाद किसी मीडिया वाले को अंदर जाने नहीं दिया गया। अदिप उस लड़की को लेकर मंडप पर बैठ गया। पंडित जी ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अदिप ने सामने व्हीलचेयर पर ऑक्सीजन मास्क लगाए अपने पापा को देखा और मुस्कुरा दिया। गिरीश जी भी मुस्कुरा दिए और अपने कांपते हाथ उठा के दूर से ही अदिप को आशीर्वाद देने लगे। अदिप भी अपने फेस पर झूठी मुस्कान ले आया। तभी अदिप को उस लड़की का हाथ अपनी थाई पर महसूस हुआ। वो लड़की उसकी थाई प्रेस कर रही थी। अदिप ने गुस्से में उस लड़की की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़ के अपनी थाई से हटाते हुए कस के दावा दिया। वो लड़की अपने मन में चीख उठी, क्योंकि अभी भी उसके मुंह में टेप चिपका हुआ था। पंडित जी ने अदिप को फेरों के लिए खड़े होने को बोला, तो अदिप उस लड़की का हाथ पकड़ के खड़ा हो गया, लेकिन वो लड़की नशे में चूर झूमने लगी। सभी उस लड़की को झूमता देख बातें करने लगे। अदिप ने बात को संभालने के लिए उस लड़की को गोद में उठा लिया और गिरीश जी को शक ना हो इसलिए बोला,
इसने मेरे लिए व्रत रखा था, तो कुछ ना खाने की वजह से इसको चक्कर आ रहे हैं। गिरीश जी मुस्कुरा दिए। अदिप ने उस लड़की को गोद में लिए फेरे लिए और कुछ ही देर में शादी संपन्न हो गई। अदिप गिरीश जी के पास उस लड़की को लेकर आया और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उनके पैर छूने लगा। गिरीश जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने मुंह से मास्क हटा के कांपती आवाज में बोले, बेटा बहू को ले जाके कुछ खिला दो। अदिप ने ओके कहा और वहां खड़े 2 लड़कों को कुछ इशारा करके उस लड़की को फिर गोद में उठा के वहां से चला गया। कुछ समय बाद अदिप के बंगले पर अदिप उस लड़की को हॉल में लेकर आया और सोफे पर फेंकते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। वो लड़की धम से सोफे पर गिरी, उसके बाद संभल नहीं पाई तो लुढ़क के नीचे गिर गई। अदिप ने उस लड़की को नीचे गिरे देखा तो उठा के खड़ा किया और उसके सिर से पल्लू खींच के निकाल के फेंक दिया। वो लड़की भी नशीली आंखों से अदिप को देख रही थी। वो लड़की अब पूरी तरह नशे में चूर हो चुकी थी। उसकी बॉडी से इतनी ठंड में पसीना पानी के जैसा बह रहा था। अदिप 2 मिनट को शॉक हो गया, फिर उस लड़की के मुंह से टेप निकाल के बोला, तुम्हारा नाम क्या है। टेप निकालने के चक्कर में अदिप उस लड़की के थोड़ा पास आ गया था, लेकिन अदिप के टेप निकालने की देरी थी कि वो लड़की अदिप पर टूट पड़ी। अदिप अचानक से चौंक गया। वो लड़की अदिप की गर्दन पर बेतहाशा किस कर रही थी, जैसे उसकी खाल ही निकाल के खा जाएगी। अदिप ने गुस्से में उस लड़की को अपने आप से दूर किया और उसको खींच के तमाचा लगते हुए बोला, जान से मार दूंगा अगर मेरे पास आई तो। पर इस बार उस लड़की पर अदिप के तमाचे का कोई असर नहीं हुआ और वो अदिप के पास आने के लिए मचलने लगी। उस लड़की को पकड़े हुए अदिप को एहसास हुआ उस लड़की की बॉडी जल रही है। उस लड़की की मासूम आंखें नशे में चूर थी। वो अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रही थी, पर अपने होठों को खोले लंबी लंबी सांसें भर रही थी। उस लड़की की हरकतें और हालत देख के अदिप समझ गया उस लड़की को क्या हुआ है और किस चीज़ का नशा उसे चढ़ा हुआ है। समझ आते ही अदिप पहले तो हैरान हुआ कि किसी ने इतनी छोटी लड़की को ऐसा नशा क्यों दिया होगा, पर वो लड़की अभी नशे में वहशी दरिंदे जैसी हो गई थी। अदिप को उसको रोक पाना मुश्किल हो रहा था। अदिप तुरंत ही उस लड़की को खींचते हुए अपनी लैब में ले आया और उसको चेयर से बांध के दवा ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की अपने कंट्रोल में नहीं थी। उसने झटपटाते हुए अपने आप को खोल लिया और अदिप को नशे भरी नज़रों से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गई। अदिप जल्दी जल्दी इंजेक्शन में दवा भर रहा था कि वो लड़की पीछे से आई और अदिप के ऊपर झपट पड़ी। अदिप लड़खड़ा के जमीन पर गिर पड़ा और उसके हाथ से इंजेक्शन छूट गया। चटू, नाम क्या है तुम्हारा। वो लड़की अदिप की पीठ पर दोनों साइड पैर करके बैठ गई और अदिप का कुर्ता फाड़ के उसकी पीठ पर किस करने लगी। अदिप के शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसने जल्दी से उस लड़की को हटा के जमीन पर पटका तो वो लड़की दर्द से चीख पड़ी। अदिप फिर इंजेक्शन ढूंढने लगा। वो लड़की फिर नशे में उठने की कोशिश करते हुए अदिप का कुर्ता पकड़ के अपनी तरफ खींचने लगी। अदिप ने उस लड़की को गुस्से में देखा। तब तक अदिप को इंजेक्शन मिल गया था। अदिप उस लड़की के पास आया और उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो लड़की बुरी तरह मचल रही थी। अदिप ने गुस्से में उसी लड़की को घूरा और उसके ऊपर आके उस लड़की के दोनों हाथ पकड़े और ऊपर करने की कोशिश करने लगा। वो लड़की भी अदिप को अपनी नशीली नज़रों से देखते हुए बुरी तरह छूटने के लिए मचल रही थी। अदिप ने जल्दी से उस लड़की के दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़े और जैसे जानवरों को इंजेक्शन लगाते हैं वैसे उस लड़की के हाथ में इंजेक्शन घुसा दिया। वो लड़की नशे में अपने होठ भींचते हुए अदिप को देख के धीरे धीरे बेहोश हो गई। अदिप ने चैन की सांस ली और उस लड़की के ऊपर से हट के बगल में लेट गया और फिर उस लड़की को नजरें तिरछी करके देखा जो हाथ ऊपर किए जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके फेस से मेकअप कुछ बिगड़ गया था, फिर भी उसकी सुंदरता का कोई तोड़ नहीं था। वो अभी भी बला की खूबसूरत लग रही थी। कोई भी उसको देख के अपना दिल हार जाए। पर अदिप को था किसी और से सच्चा प्यार, जिसकी वजह से हूर सी परी भी उसके आगे कुछ नहीं थी। अदिप अपना सिर घुमा रहा था कि उसका ध्यान उस लड़की के कपड़ों पर गया। उसने बस लहंगा और चोली पहन रखी थी, उसके ऊपर कोई दुपट्टा नहीं था। अदिप ने अपना फटा कुर्ता उतारा और उस लड़की के ऊपर डाल दिया और उसको घूरते हुए बोला, तुमको तो सुबह देखूंगा जितना नशा चढ़ा था, उससे कहीं ज्यादा आंसू निकलेंगे तुम्हारी आंखों से। हिम्मत कैसे हुई नैना को भगाने की।
वो कल की आई लड़की मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर तमाचा मार के गई। तुमको तो मैं नर्क के दर्शन करवा दूंगा, तुम बस कल होश में आओ, बोल के अधीप उठा और वहां से बाहर चला गया। वो लड़की वही जमीन पर बेहोश पड़ी रही। नेक्स्ट मॉर्निंग अधीप सबसे पहले अपनी लैब में आया तो वो लड़की अभी भी बेहोश थी। अधीप फिर वहां से चला गया। कुछ देर बाद उस लड़की के कानों में किसी बच्चे की आवाज पड़ी, जिससे उसको होश आया और वो अपने सिर पर हाथ रख के इधर उधर देखते हुए उठ के बैठ गई। तभी फिर उसके कानों में बच्चे के हंसने की आवाज आई। वो लड़की उठी और आवाज का पीछा करते हुए लैब से बाहर आ गई तो एक छोटी सी बच्ची सोफे के चारों तरफ भाग रही थी और उसके पीछे एक बड़ी उम्र का आदमी भागते हुए बोल रहा था कि तू रुक जा बेटा, मना किया है, इस बंगले के अंदर मत आया कर, अधीप सर ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। वो बच्ची खुशी से इधर उधर भागते हुए बोली, नाना ये बंगला कितना बड़ा और सुंदर है, थोड़ी देर खेलने दो ना। वो बच्ची भागते हुए उस लड़की से टकरा गई और रुक के सिर उठा के उसको देखने लगी। वो लड़की भी उस छोटी बच्ची किट्टू को देख रही थी, पर उस लड़की के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वो आदमी भी भागते हुए उस बच्ची के पास आ गया, पर जैसे ही उस आदमी ने उस लड़की को देखा अपना सिर नीचे कर लिया। उस लड़की ने वही बस लहंगा चोली पहन रखा था। उस आदमी ने तुरंत उस छोटी बच्ची को अपनी गोद में उठाया और बाहर ले जाने लगा। वो बच्ची किट्टू मचलते हुए बोली, नाना थोड़ी देर खेलने दो ना। वो आदमी उसको मना करते हुए बोला, किट्टू अब बस, अब तुम काका के साथ घर जाओ, अगर तुमने ऐसे ही शैतानी की तो मैं तुमको यहाँ लाने से ही मना कर दूंगा। किट्टू उदास हो गई और बोली, सॉरी नाना। वो आदमी उस बच्ची को लेकर बाहर चला गया था और वो लड़की वही वैसे ही बुद्ध बनी खड़ी थी कि अधीप सीढ़ियों से नीचे आते हुए उस लड़की से बोला, तो तुमको होश आ गया। उस लड़की ने तुरंत अधीप की तरफ देखा, लेकिन उस लड़की के फेस पर अभी तक कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आए थे। अधीप उस लड़की के पास आया और उसको घूर के देखने लगा। वो लड़की अधीप के सामने ऐसे ही खड़ी थी, जिससे अधीप को गुस्सा आ रहा था। अधीप को लगा वो लड़की उसको अपनी बॉडी दिखा के रिझाने की कोशिश कर रही है, जिससे अधीप का गुस्सा और बढ़ गया। उसने उस लड़की की बदतमीजी रात को इसलिए झेल ली थी कि वो लड़की नशे में थी, लेकिन अब तो उसको होश आ गया था ना, फिर वो ऐसे क्यों खड़ी थी। सोचते हुए अधीप ने उस लड़की को घूरते हुए कहा, तुम्हारी कोशिश मेरे सामने काम नहीं आएगी, तो ये घटिया हरकत दोबारा मेरे सामने मत करना। बोल के अधीप ने वही सोफे के पास पड़ा उस लड़की का दुपट्टा उठाया और उसके मुंह पर फेंकते हुए बोला, ढको अपने आप को। लेकिन उस लड़की ने बस एक सेकंड को अपनी आंखें बंद की थी, बाकी वो वैसे की वैसे ही बुद्ध बनी खड़ी अधीप को देख रही थी। उसने तो दुपट्टा तक नहीं पकड़ा था। अधीप के गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने उस लड़की को दोनों बाजू से पकड़ा और ऊपर हवा में उठा के बोला, जान से मार डालूंगा, मेरे सामने जरा भी होशियारी दिखाई तो। इस बार पहली बार उस लड़की के फेस पर कुछ एक्सप्रेशन आए और वो डर से रोने लगी। अधीप ने उस लड़की को ऊपर से ही नीचे छोड़ दिया। वो लड़की धम से नीचे गिरी और दर्द में जोर जोर से रोने लगी। अधीप उस लड़की के सामने बैठा और उसके बाल पकड़ के उसका सिर ऊपर उठाते हुए बोला, मेरी बात एक बार में सुनने की आदत डाल लो और ये लड़कियों वाले नखरे, ये बॉडी का शो ऑफ, ये रोना धोना मेरे सामने मत करना, वरना टुकड़े करके केमिकल में डाल के रख दूंगा। उस लड़की को अधीप की कोई बात समझ नहीं आई, लेकिन वो डर और दर्द से चीख उठी। अधीप ने उस लड़की के बाल छोड़े तो वो लड़की जमीन पर पीछे की तरफ खिसकते हुए टेबल के पीछे आई और अपने आप को सिकुड़ के छुप के बैठ गई। अधीप ने अपनी आंखें छोटी कर ली और उस लड़की के पास आके बोला, छुपने से तुम बच नहीं पाओगी। वो लड़की कुछ नहीं बोली। अधीप फिर चिल्लाते हुए बोला, नाम क्या है तुम्हारा। वो लड़की और डर गई और टेबल के नीचे छुप के बैठ गई। अधीप को और गुस्सा आने लगा। उसने झुक के उस लड़की को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो उस लड़की को देख के उसके हाथ रुक गए। वो लड़की डर से किसी गिलहरी के जैसे दुपक के बैठी सिसकियां भर रही थी। ठंड की वजह से उसके रोंगटे खड़े थे। अधीप ने गहरी सांस ली और उस लड़की का हाथ पकड़ के बाहर खींच लिया और उसको अपने सामने खड़ा करते हुए बोला, मेरे सवाल का जवाब अगर मुझे तुरंत नहीं मिला तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सपने में भी डरोगी। वो लड़की डर और ठंड से कांपते हुए अधीप को देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी, या फिर यूं कहे उसके पास शब्दकोश ही नहीं था, कुछ बोलती कैसे।
उस लड़की के जवाब ना देने पर अदिप ने उसको घूर के देखा और टेबल से फ्रूट बास्केट में रखा चाकू उठा के उस लड़की का हाथ काट दिया। वो लड़की दर्द से चीख उठी, उसके हाथ से खून बहने लगा। अदिप फिर बोला, नाम बोलो अपना, लेकिन वो लड़की फिर कुछ ना बोली, बस दर्द से चीखती रही। अदिप ने गुस्से में फिर उसको एक और कट मारा, लेकिन वो लड़की कुछ भी ना बोली तो अदिप को शक होने लगा। अदिप ने उस लड़की का मुंह दबाते हुए कहा, बोलो, रात में तो माला जप रही थी, अब बस तुम्हारा नाम नहीं निकल रहा तुम्हारे मुंह से। वो लड़की आंखें भींच के किसी बच्चे के जैस चीख चीख के रोने लगी। अदिप ने उसका मुंह छोड़ दिया तो उस लड़की ने दर्द से अपना हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ से बहुत खून निकल रहा था। अदिप से ज्यादा देर उस लड़की को दर्द में देखा नहीं गया, वो लड़की किसी बच्चे के जैसे रो रही थी। अदिप ने गहरी सांस ली और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उस लड़की को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो लड़की डर से पीछे हो गई। अदिप ने गुस्से में उसे देखा और पकड़ के अपने पास खींच लिया। वो लड़की अदिप के सीने से आके टकरा गई। अदिप ने उस लड़की को सोफे पर धक्का दिया और उसके बगल में बैठ के उसके हाथ से बह रहे खून को साफ करने लगा। वो लड़की दर्द से रोते हुए अपना हाथ किसी बच्चे के जैसे पीछे करने लगी। अदिप ने उसका हाथ कस के पकड़ा और उसके हाथ में पट्टी करते हुए बोला, मेरी बात एक बार में सुन लोगी तो फायदे में रहोगी। वो लड़की आंखों में आंसू भरे अदिप को देख रही थी। अदिप ने फिर शांति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की ध्यान से अदिप के होठ हिलते हुए देख रही थी। अदिप इस बार तेज आवाज में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की चौंक गई और अदिप के हिलते होठ देख के अपने होठ भी वैसे ही हिला के आवाज निकालने की कोशिश करने लगी, जैसे छोटे बच्चे शुरू में सुन के और एक्शन देख के बोलने की कोशिश करते हैं। उस लड़की को बच्चे के जैसे बोलने की कोशिश करते देख अदिप शॉक हो गया। वो लड़की थोड़ी देर कोशिश करने के बाद अटक के बोली, तू तुम हा तुम्हारा नाम का क्या है? अदिप आंखें बड़ी करे उसको देख रहा था। वो लड़की भी अदिप को देखने लगी। अदिप के दिमाग में कुछ आया और वो हाथ से एक्शन करते हुए बोला, मेरा नाम अदिप और तुम्हारा? वो लड़की भी अदिप की नकल करते हुए बोली, मेरा नाम अदिप और तुम्हारा? अदिप ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और कुछ सोचते हुए बोला, तुमको नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की भी वही बोली, तुमको नहीं पता तुम्हारा नाम क्या है? अदिप ने घूर के उस लड़की को देखा, फिर अपना सिर झटक दिया। पहले तो अदिप को लगा वो लड़की नाटक कर रही है, लेकिन इतने कट लगने के बाद कोई भी लड़की अपना मुंह खोल देती, जिससे अदिप को विश्वास हो गया था, इस लड़की में कुछ तो गलत है। क्या इसकी याददाश्त जा चुकी है? लेकिन एक ही रात में कैसे? कल तो ये लड़की इंग्लिश में बोल रही थी। फिर अदिप को याद आया, कल भी ये लड़की बस एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, तो क्या वो लाइन किसी ने इस लड़की को सिखाई थी? अदिप ने अपना सिर पकड़ लिया, फिर कुछ सोच के खड़ा हुआ और उस लड़की का हाथ पकड़ के उसको खड़ा करते हुए बोला, चलो। वो लड़की चुपचाप अदिप के पीछे चलने लगी। अदिप उस लड़की को अपनी लैब में लेकर आया और एक मशीन उसके सिर में लगाई और कंप्यूटर में कुछ देखने लगा। कंप्यूटर में देखते ही अदिप की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत उस लड़के के सिर से वो मशीन हटाई और दूसरी बड़ी मशीन की तरफ उंगली करते हुए बोला, उसमें लेटो जाके। लेकिन वो लड़की बुत बनी बस खड़ी उस मशीन को देखती रही। अदिप ने उस लड़की को खड़े देखा तो अपना सिर झटका और खुद ही उस लड़की को उठा के उस मशीन के अंदर लेटाने लगा। लेकिन दुल्हन के जोड़े की वजह से अदिप उस लड़की को ठीक से उस मशीन में लेटा नहीं पा रहा था। अदिप ने चिढ़ के उस लड़की को नीचे खड़ा किया और बोला, जाओ पहले चेंज करके आओ। वो लड़की फिर अदिप को देखने लगी। अदिप समझ गया वो कहाँ सिर फोड़ रहा है, उस लड़की को तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए अदिप फिर उस लड़की का हाथ पकड़ के अपने रूम में ले आया। लेकिन उसके पास कोई लड़की के कपड़े नहीं थे, इसलिए उसने अपनी एक वूलन शर्ट निकाली और उस लड़की के ऊपर लगाते हुए बोला, हाँ, इससे तुम पूरी कवा हो जाओगी। इतना बोल के अदिप वो शर्ट उस लड़की के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, जाओ चेंज करके आओ। वो लड़की फिर खड़ी रही। अदिप परेशान हो गया और अपने मन में बोला, अदिप तू क्यों बार बार भूल जाता है, इसे कुछ नहीं पता। अदिप गहरी सांस लेकर उस लड़की को देखने लगा। ये क्या सिर दर्द लड़की थी। अब अदिप इस लड़की के कपड़े कैसे चेंज करवाए, और बिना कपड़े चेंज वो इस लड़की को मशीन के नीचे भी नहीं रख सकता।
और बिना मशीन के वो इस लड़की का पूरा सच कैसे पता करेगा। अदिप सोच रहा था कि फिर उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपना फ़ोन निकाल के किसी को कॉल करके बोला, तने मुझे कपड़े चेंज करती किसी लड़की की वीडियो चाहिए। दूसरे साइड तने जो चाय पी रहा था उसके मुंह से बाहर आ गई और वो हैरानी से बोला, क्या? अदिप गुस्से में बोला, एक बार में सुनाई नहीं देता है क्या? तने हैरानी से बोला, सुनाई तो देता है पर जो तूने बोला वो मेरे लिए 7 जन्म तक के लिए शॉकिंग न्यूज थी। शादी करते ही तेरे शौक बदल जाएंगे ऐसा नहीं सोचा था। तू एक ही रात में क्या से क्या हो गया, बाप रे बाप। अधीप, बकवास बंद कर और भेज। तने मुंह बना के बोला, यार मैं कहाँ से भेजूं, माना गर्लफ्रेंड है मेरी, इसका मतलब ये नहीं है ऐसे शौक हो मेरे। तेरे पास तो अब भाभी है, तो फिर किसी दूसरी लड़की की वीडियो क्यों चाहिए, उनसे बोलना। अधीप गुस्से में बोला, सब गधे पाल रखे हैं मैंने। बोल के अधीप ने कॉल कट कर दिया। उसने सोचा था फोन में वीडियो दिखा के वो उस लड़की को समझा देगा कैसे कपड़े चेंज करने हैं, पर तने ने गलत समझ लिया। CH3, वो लड़की सिर्फ मेरी है। अधीप खड़ा सोच रहा था वो कैसे उस लड़की के कपड़े चेंज करे कि उसके दिमाग में कुछ आया और वो उस लड़की को देखते हुए बोला, मुझे ध्यान से देखो, जैसे मैं करूं वैसे तुम अपने कपड़े चेंज करना, ओके? वो लड़की कुछ नहीं बोली। अधीप अपने कोट की बटन निकालते हुए धीरे धीरे बोला, देखो ऐसे हुक खोलना। अधीप बहुत ही आराम आराम से बोल रहा था ताकि वो लड़की उसकी लिपस्टिक देख के समझ पाए वो क्या बोलना चाहता है। वो लड़की भी समझ गई और अपनी चोली के हुक खोलने के लिए अपना हाथ उठा लिया और एक हुक खोला ही था कि अधीप की आंखें बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप। वो लड़की रुक गई और अधीप को देखने लगी। अधीप ने गुस्से में उस लड़की को देखा और उसका हाथ पकड़ के नीचे करते हुए बोला, अक्ल की अंधी, मैं सामने खड़ा हूँ, तुम ऐसे चेंज नहीं कर सकती। वो लड़की अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए अधीप को देखने लगी। अधीप ने उस लड़की को खींसिया के देखा और बोला, क्या मुसीबत है यार? अधीप ने कुछ सोचा फिर बोला, ध्यान से सुनो, पहले मैं बता लूं, उसके बाद चेंज करना, ओके? वो लड़की कुछ नहीं बोली। वो बस अधीप के हिलते होठ देख के समझने की कोशिश कर रही थी। अधीप बोल क्या रहा है? अधीप ने अपना पहना कोट उतारा और फिर से पहन के उस लड़की से बोला, अब तुम भी ऐसे ही करना, ओके? और जब हो जाए तो मुझे ऐसे हाथ पकड़ के हिला देना, ओके? मैं यही पीठ देकर खड़ा हूँ। अधीप ने उस लड़की को ठीक से समझाया और उसकी तरफ पीठ देकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में उस लड़की ने अधीप का हाथ पकड़ के हिलाया। अधीप पलटा तो उस लड़की को देख के हैरान हो गया। उस लड़की ने वैसा ही किया था जैसा अधीप ने समझाया था, मतलब जैसे अधीप अपना कोट उतार के फिर से पहना था वैसे ही उस लड़की ने अपनी चोली उतार के फिर से पहन ली थी। अधीप ने खा जाने वाली नजरों से उस लड़की को देखते हुए कहा, कैसे समझाऊं इस अक्ल की अंधी को, इतना तो कॉपी एग्जाम में भी कोई नहीं करता जितना इसने मुझे किया। अधीप ने कुछ सोचा और अपने मन में बोला, अधीप तुझे ही करना पड़ेगा, यू कैन डू इट। अधीप ने अपने आप को रेडी किया और उस लड़की के शोल्डर से चोली टच करते हुए बोला, मैं आंखें बंद करूंगा तब इसको हटाना और मेरा हाथ हिला देना, ओके? बोल के अधीप ने उस लड़की के हाथ से टी-शर्ट ले ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उस लड़की ने अधीप की बात समझ के चोली निकाल दी और अधीप का हाथ पकड़ के हिला दिया। अधीप ने गहरी सांस ली और उस लड़की के गले से टी-शर्ट डाल दी और उससे थोड़ा दूर होकर अपने हाथों से एक्शन करते हुए बोला, ऐसे पहनो। उस लड़की ने भी अधीप की नकल करते हुए टी-शर्ट पहन ली, फिर अधीप के पास आके उसके हाथ को हिलाने लगी। अधीप ने आंखें खोली और उस लड़की को देखा। वो लड़की मासूमियत से उसको देखते हुए उसका हाथ हिला रही थी। अधीप भी उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की अधीप की टी-शर्ट पहन के लगभग पूरी ही कवर हो गई थी। टी-शर्ट उसके घुटने के काफी नीचे तक थी। अधीप ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा तो उसने अभी नीचे लहंगा पहना हुआ था। अधीप ने अपना सिर नामे हिलाया और बोला, मैं कुछ मिनट में पागल हुआ जा रहा हूँ, कैसे इसके ऊपर रिसर्च करूंगा। काश ये एक लड़का होती तो कितना अच्छा होता। ये लड़की कम, मेरे लिए चैलेंज ज्यादा है। अब इसका लहंगा कैसे निकालूं, इसको समझाने जाऊंगा तो। सोच के ही अधीप ने अपना सिर झटका और बोला, नहीं नहीं, लहंगा निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। पहला फॉर्मूला इसमें रॉन्ग बैठेगा।
अदिप ने फिर कुछ सोचा और उस लड़की को बाजू से पकड़ के बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे मैं आंखें बंद करूं, तुम ये टी शर्ट ऐसे ऐसे ऊपर करना ओके, और जब मैं बोलूं टी शर्ट छोड़ो तो छोड़ देना। वो लड़की कुछ नहीं बोली पर वो अदिप की बात समझ गई थी। अदिप उस लड़की को घूरते हुए बोला, और सबसे जरूरी, जब मैं कुछ समझाऊं और तुम समझ जाओ तो ओके बोला, क्या बोलना ओक, चलो बोल के दिखाओ। वो लड़की अदिप की बात समझ के बोली, चलो बोल के दिखाओ। अदिप ने अपना सिर पीट लिया और बोला, तुम अक्ल की अंधी ओके बोलो। वो लड़की भी बोली, तुम अक्ल की अंधी ओके बोलो। अदिप ने चीड़ के अपने बाल पकड़ लिए और बोला, एक बार तुम पर रिसर्च कर लूं, फिर तुमको मैं आधा जमीन में गाड़ दूंगा। अदिप को गुस्से में बोलते देख वो लड़की कुछ नहीं बोली। अदिप ने अपने आप को शांत किया और आराम से बोला, बस तुमको मेरी बात समझ आने पर ओके बोलना है, समझी? चलो अब बोलो। वो लड़की इस बार ठीक से अदिप की बात समझ के बोली, ओके। अदिप ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, चलो अब कुछ तो ठीक है, वरना किसी पुतले से बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा था। अदिप ने फिर उस लड़की से कहा, मैंने जो समझाया वो समझ आया ना? वो लड़की बोली, ओके। अदिप, क्या लड़की है यार, अब ये ओके की माला जपेगी। अदिप फिर उस लड़की से बोला, तुम छोड़ो, जैसे अभी बोला वैसा करना ओके, मैं आंखें बंद करने जा रहा हूँ। अदिप ने अपनी आंखें बंद की और बोला, टी शर्ट ऊपर करो। उस लड़की ने टी शर्ट ऊपर कर दी और अदिप से बोली, ओके। अदिप ने उस लड़की की कमर की तरफ अंदाजे से हाथ बढ़ाया। ऐसा करते समय अदिप के हाथ कांप रहे थे। उसने इंसान का दिमाग तक खोल के रिसर्च की थी, लेकिन एक जीती जागती लड़की के कपड़े हटाना, ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अजीब था उसके लिए। अदिप ने जैसे तैसे कांपते हाथ उस लड़की की कमर पर रखे, लेकिन लहंगे की जगह उसने उस लड़की की कमर को टच कर लिया। अदिप ने झेप के तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। अदिप का गला सूख रहा था पर वो लड़की शांति से खड़ी अदिप को देख रही थी। न उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन थे, न ही उसको कुछ समझ आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। अदिप ने अपने दिमाग को समझाया और बोला, तूने इंसान की बॉडी काटी है, ये बस एक लड़की है जिसका लहंगा निकलना है, बस तू ये कर सकता है। अदिप ने अपने आप को फिर तैयार करके उस लड़की की कमर की तरफ हाथ बढ़ाया और कांपते हुए हाथों से उसके लहंगे का हुक ढूंढने लगा। ऐसा करते टाइम अदिप के हाथ बार बार उस लड़की की कमर से छू रहे थे, लेकिन अदिप ने जैसे तैसे अपने दिल दिमाग को शांत करके रखा था। जल्द ही अदिप को हुक मिल गया तो वो उस लड़की से बोला, टी शर्ट छोड़ो। उस लड़की ने तुरंत टी शर्ट छोड़ दी और वैसे ही अदिप ने भी हुक खोल के अपना हाथ हटा लिया। लहंगा उस लड़की की कमर से नीचे गिर गया। अदिप ने अपनी आंखें खोली तो उस लड़की को देख के अपना सिर ना में हिला दिया। वो लड़की लहंगे के बीच में खड़ी थी। अदिप ने उस लड़की को शोल्डर से पकड़ के ऊपर उठाया और लहंगे के बीच से निकाल के अपने सामने खड़ा कर लिया। ऐसा करते टाइम वो लड़की अदिप के काफी पास आ गई थी। अदिप फिर उस लड़की को देखने लगा। उस लड़की के फेस पर रोने की वजह से काजल फैल गया था, उसके बाल भी बिखर गए थे। उस लड़की की ऐसी हालत देख के अदिप को अच्छा नहीं लगा और वो उस लड़की का हाथ पकड़ के बाथरूम में ले गया। वो लड़की बाथरूम में आके शीशे में अपने आप को हैरानी से देखने लगी, जैसे कोई छोटा बेबी अपने आप को पहली बार शीशे में देखता है। वो लड़की फिर अपने आप को देख के मुस्कुराने लगी और अपने फेस को बार बार छू के देखने लगी। अदिप उस लड़की को मुस्कुराता देख उसको बस देखता रह गया। भले उस लड़की के फेस पर इस टाइम काजल फैला हुआ था, फिर भी उसके फीचर्स ही किसी का दिल चुराने के लिए बहुत थे। अदिप उस लड़की को निहार रहा था कि वो लड़की अपने आप को देख के खुशी से उछलने लगी। अदिप अपने सेंस में आया और उस लड़की का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की डर गई और अदिप को हैरानी से देखने लगी। अदिप ने उस लड़की का सिर पकड़ा और नीचे झुका के उसका मुंह पानी से धोने लगा। लड़की पानी के डर से चीखते हुए अपने हाथ पैर चलाने लगी। अदिप चिल्ला के बोला, चुप, तो वो लड़की शांत पड़ गई। अदिप ने उस लड़की का मुंह धोया और उसका फेस टॉवल से पोंछने लगा कि अदिप की नजरें फिर उस लड़की पर ठीक गई। उस लड़की की गीली पलकें किसी हिरण के बच्चे जैसी लुहावनी लग रही थी। अदिप का दिल एकदम से धड़क उठा। वो लड़की भी अपना सिर उठाए मासूमियत से अदिप को देख रही थी। अदिप ने अपना सिर झटका और उस लड़की का मुंह साफ करके उसको फिर से नीचे ले आया। तभी उसके फोन में किसी का कॉल आया।
तो अदिप ने उस लड़की का हाथ छोड़ दिया और कॉल पिक करते हुए अपनी लैब की तरफ बड़े कदमों के साथ चला गया और वो लड़की पीछे छूट गई। उसको समझ ही नहीं आया आगे करना क्या है। ऊपर से उसके पेट में दर्द अलग से हो रहा था, तो उसने अपना पेट पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और वो रोते हुए ओके 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 चिल्लाने लगी। अदिप ने उस लड़की की आवाज सुनी तो कॉल कट करके भाग के वापस आया और उस लड़की को देखते हुए बोला, क्या हुआ? लेकिन वो लड़की बस अदिप को रोते हुए देख के ओके 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 बोल रही थी। शायद ओके के सिवा उसको क्या बोलना है पता नहीं था। अदिप भी नासमझी से उस लड़की को देख रहा था। तभी अदिप की नज़र उस लड़की के पेट पर गई जिसको उसने अपने हाथों से कस के पकड़ा हुआ था। अदिप समझ गया, शायद इस लड़की को भूख लगी है। अदिप ने उस लड़की से कहा, तुमको भूख लगी है? वो लड़की बोली, ओके ओके। अदिप ने अपना सिर झटका और बोला, तुम तो चुप ही रहो, तोते को भी फेल कर रखा है, वो भी इतना रट्टा नहीं मारता जितना तुम एक ही बात को बार बार दोहराती हो। वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस आंखों में आंसू भरे अदिप को देखती रही। अदिप फिर उस लड़की को पकड़ के डाइनिंग टेबल तक लाया और सर्वेंट को आवाज देकर नाश्ता लाने को बोला। सर्वेंट नाश्ता रख के चला गया, पर वो लड़की खाने की जगह पर खाने को बस देख रही थी। उसको नहीं पता था खाना कैसे खाते हैं। उस लड़की को समझ के अदिप ने मजबूरी में प्लेट अपने साइड की और उस लड़की का मुंह खोल के उसको नाश्ता कराने लगा। वो लड़की भी शांति से अदिप के हाथों से खाने लगी। अदिप ने चीर के उस लड़की को देखते हुए मन में कहा, आया बना के दम लेगी, भगवान ने लड़की बनाई ही क्यों? हम लड़कों का सिर का दर्द बनने के लिए। लेकिन फिर भी अदिप कुछ भी सोचे उस लड़की की हालत देख के उसका दिल कुछ पसीज गया था। जब सुबह उसने उस लड़की के सिर में मशीन लगाई तो उसने देखा कि उस लड़की के दिमाग में कुछ नहीं है। वो एक न्यू बॉर्न बेबी जैसी है जिसको कुछ नहीं पता, पर इतनी बड़ी लड़की का दिमाग ऐसे खाली होना, ये बहुत अजीब और सोच में डालने वाली बात थी। इसलिए अदिप उसको मशीन में रख के उसके दिमाग पर रिसर्च करना चाहता था ताकि जान सके इस लड़की का दिमाग खाली कैसे हुआ। अदिप एक साइंटिस्ट था जिसने इंसान के हर बॉडी पार्ट पर रिसर्च करके रखी थी, खासकर दिमाग पर। अदिप इस प्रोफेशन में ही आगे कुछ करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ एक हादसे में गुजर गई और आखिरी समय में उसकी माँ ने उससे ये प्रॉमिस लिया कि वो ये फिजूल की चीजें छोड़ के अपने पापा का बिजनेस संभालेगा। और अदिप ने अपने सपने, अपना प्रोफेशन छोड़ के अपने पापा का बिजनेस उनके साथ संभालने लगा। लेकिन उसने कभी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। अपने ही बंगले में एक बड़ी सी लैब बना ली और जब उसको समय लगता वो वहां अपनी रिसर्च करता। और अभी इस लड़की के दिमाग को देख के अदिप उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता था। अदिप ने उस लड़की को खाना खिलाया और अपने साथ लैब में ले गया। तारांकन दूसरी तरफ एक बड़े से सफेद बंगले में लगभग 25 साल का लड़का टेंशन में इधर उधर घूम रहा था कि कुछ बॉडीगार्ड वहां आए और बोले, सॉरी सर, वो लड़की कहीं नहीं मिली। उस लड़के करण ने अन सभी बॉडीगार्ड को गुस्से में गोली मार दी और चीखते हुए बोला, वो लड़की मुझसे बच नहीं सकती। वहां बाकी खड़े बॉडीगार्ड थोड़ा घबरा गए। करण ने उन बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, वो लड़की कैसे भी चाहिए मुझे। उन बॉडीगार्ड ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहां से चले गए। तभी एक लड़की हाथ में पानी का गिलास लिए करण के पास आई और उसको पानी देते हुए बोली, शांत हो जाओ, वो मिल जाएगी। करण ने गुस्से में पानी का गिलास फेंक दिया और उस लड़की का मुंह पकड़ के गुस्से में बोला, तूने भगाया ना उसे। वो लड़की रोते हुए दर्द में बोली, करण मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया, उसको वो इंजेक्शन भी से दिया था, पता नहीं वो कैसे भागी। करण गुस्से में उस लड़की का मुंह मसलते हुए बोला, वो पिद्दी सी लड़की नशे की हालत में भाग नहीं सकती, किसी ने उसकी मदद की है। वो लड़की बोली, करण मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया, जिसने भी ऐसा किया मैं उसको जल्द ही तुम्हारे सामने ले आऊंगी। करण, मुझे उस गद्दार के साथ साथ वो लड़की भी चाहिए, वो लड़की सिर्फ मेरी है, उसकी खूबसूरती का हकदार बस मैं हूँ। उस लड़की की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। करण ने उस लड़की को धक्का देते हुए छोड़ दिया और वहां से चला गया। उस लड़की ने एक डेविल स्माइल के साथ करण को जाते देखा और अपना फोन निकाल के किसी को मैसेज किया। वो लड़की अपनी जगह पहुंच गई ना। तभी दूसरे साइड से मैसेज आया, नहीं वो लड़की गलती से मिस हो गई।
उस लड़की की आंखें बड़ी हो गई और उसने फिर मैसेज किया, चीफ को पता चला हमने उस लड़की को खो दिया तो वो हम सबको मार डालेंगे, जल्दी मेरा यहाँ से निकलने का इंतजाम करो और उस लड़की को ढूंढो। मैसेज भेज के उस लड़की ने अपने फोन का सिम निकाला और तोड़ के अपनी पॉकेट में रख के दूसरा सिम डाल लिया। CH4 ये लड़की मेरे साथ ही रहेगी। अदिप काफी देर से अपने कंप्यूटर में कुछ कर रहा था और वो लड़की मशीन के अंदर लेटी थी। वो लड़की अपनी नजरें घुमा के चारों तरफ देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी ये सब क्या है। अदिप कंप्यूटर से कुछ चीज देखते हुए अपनी डायरी में नोट कर रहा था कि लैब के डोर पर नॉक हुआ। अदिप ने काम करते हुए कहा, हाँ अंकल बोलिए। तो बाहर से वो आदमी बोला, साहब तने सर और जन्य सर आए हैं। अदिप बोला, दोनों को थोड़ी देर वेट करने को बोलिए, मैं आता हूँ। उस आदमी ने ओके कहा और चला गया। अदिप ने फिर अपनी डायरी बंद की और कंप्यूटर में सारा डाटा सेव करके कंप्यूटर बंद किया और मशीन के पास आके उस लड़की को मशीन के अंदर से बाहर निकाल लिया। वो लड़की ध्यान से अदिप को देख रही थी। अदिप अब कुछ नर्म हो गया था उस लड़की के प्रति, उसको उस लड़की के बारे में बहुत कुछ पता चल चुका था। अदिप ने उस लड़की को गोद में उठा के नीचे खड़ा किया और बोला, मेरे साथ चलो। उस लड़की ने बात को समझते हुए कहा, ओके ओके। अदिप ने अपना सिर ना में हिलाया और आगे बढ़ गया। वो लड़की भी अदिप के पीछे चलने लगी। अदिप बाहर हॉल में आया तो 24-25 के दो लड़के सोफे पर बैठे थे, जिनमें से एक लड़का सीरियस बैठा था और दूसरा मुंह में चिंगम चबाते हुए फोन में गेम खेल रहा था। अदिप को आता देख वो सीरियस बैठा लड़का जन्य बोला, क्या हुआ, तुमने अचानक मैसेज करके बुलाया? जन्य की बात पर उसके बगल में बैठे तने ने अपना फोन बंद किए और शरारती मुस्कान के साथ अदिप को देखते हुए बोला, वीडियो मिली कि भाभी से काम चला लिया तूने। अदिप तने को घूर के देखने लगा। जन्य तने को सवालिया निगाहों से देखते हुए बोला, वीडियो? कैसी वीडियो? तने शरारती अंदाज में बोला, बस भाई समझ जा, कैसी वाली वीडियो। शादी के बाद अच्छे से अच्छे इंसान के शौक बदल जाते हैं। जन्य समझा नहीं तो बोला, तू सीधे सीधे बात नहीं कर सकता क्या, घुमा क्या रहा है? जन्य और तने आपस में बात कर रहे थे कि अदिप दोनों के सामने सोफे पर आके बैठ गया, जिससे उसके पीछे चल रही वो लड़की दोनों के सामने आ गई। अभी तक वो लड़की अदिप के पीछे चल रही थी तो दिख ही नहीं रही थी, और भाई दिखती भी कैसे, बेचारी वो चींटी सी और अपने अदिप बाबू हाथी से। लेकिन उस लड़की को देख के जन्य और तने शांत हो गए और उस लड़की को देखने लगे। जन्य कम ही बोलता था इसलिए वो बस शांति से उस लड़की को देख रहा था, लेकिन तने का स्वभाव थोड़ा मजाकिया था इसलिए वो उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देख के अदिप से बोला, ओए भाई, तू क्या नैना के साथ बचपन से लिविंग में था, जो इतना बड़ा बच्चा हो गया तेरा? अदिप खा जाने वाली नजरों से तने को देखने लगा। अदिप के दिल की चिंगारी सी लग गई, और लगती भी क्यों नहीं, अब किसी की बीवी को उसकी बच्ची बना दिया जाएगा तो चिंगारी क्या सीधा आग के गोले फूटेंगे। तने ने अदिप को देखा तो अपनी बतीशी दिखाते हुए बोला, पर इसकी शक्ल तुझसे नहीं मिल रही, तो ये छोटी बच्ची तेरी तो नहीं हो सकती, फिर ये किसकी बच्ची है और तेरे साथ क्या कर रही है? तुझे तो बच्चे पसंद नहीं। अदिप ने गुस्से में टेबल पर रखा वास उठाया और तने को फेंक के मार दिया। अब जाके अदिप के दिल की आग को कुछ शांति मिली थी। वो भले उस लड़की को कुछ ना मानता हो, पर उसकी बच्ची ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया था। तने फुर्ती से नीचे झुक गया। वास पीछे जाके गिरा, जिसकी आवाज से वो लड़की डर गई और जल्दी से अदिप की गोद में आके उससे चिपक के बैठ गई। तने और जन्य दोनों आंखें बड़ी करे अदिप और उस लड़की को देखने लगे। अदिप भी थोड़ा सा हैरान होकर उस लड़की को देखने लगा, पर फिर उसको कुछ याद आया और वो उस लड़की एक सिर पर हाथ फेर के आराम से बोला, सब ठीक है। उस लड़की ने सिर उठा के अदिप को देखा और ओके ओके बोल दिया। अदिप ने उस लड़की को उठा के अपने बगल में बैठा दिया। तने अपना मुंह और आंखें हैरानी से खोले अदिप को देख रहा था। जन्य भी थोड़ा शॉक था, पर उसके एक्सप्रेशन न्यूट्रल थे। तने अदिप को देख के हैरानी से बोला, भाई ये क्या कर रहा है? भाभी ने तुझे इस बच्ची के साथ ऐसे देख लिया तो खा जाएगी। तू अभी जानता नहीं है इन लड़कियों को, जब गर्लफ्रेंड रहती है तो किसी और लड़की के साथ बस खड़ा देख ले तो बबाल काट देती है, और जब पत्नी बन जाएगे तो महाभारत पकी। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ।
अधीप ने तनय को घूर देखा और बोला, कल मेरी इस लड़की से ही शादी हुई है। तनय शौक में चिल्लाते हुए बोला, हेमा माती जी क्या 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 क्या, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तनय ने एक साथ टीवी सीरियल के सारे शॉकिंग रिएक्शन दे दिए थे। जन्य और अधीप उसको आंखें बड़ी करके देखने लगे, लेकिन वो लड़की तनय की हरकतें देख के ताली बजाते हुए हंसने लगी। अधीप ने फिर नजरें घुमा के उस लड़की की तरफ देखा तो ना चाहते हुए भी उसके फेस पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो लड़की हंसते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि कोई भी देखे तो उसको चूम ले। तनय और जन्य भी उस लड़की को देख रहे थे। अधीप की नजरें दोनों पर गई तो उसकी आईब्रो तन गई। पता नहीं क्यों अधीप को अच्छा नहीं लगा उन दोनों का उस लड़की को देखना। अधीप ने गुस्से में अपना गला साफ किया तो तनय और जन्य दोनों अधीप की तरफ देखने लगे और दोनों को समझते देर नहीं लगी अधीप को गुस्सा आ रहा है। जन्य ने थोड़ा माहौल को चेंज करने के लिए अधीप से कहा, लेकिन तुम्हारी शादी तो नैना से होने वाली थी, फिर ये लड़की तो नैना कहाँ गई? अधीप के फेस पर फिर वही राक्षस वाला गुस्सा आ गया। उसने धीरे से ताली बजाई, वैसे ही एक बॉडीगार्ड नैना को खींचते हुए अधीप के पास लाया और नैना को अधीप के सामने घुटने पर बैठा दिया। सभी नैना को देखने लगे। नैना बुरी तरह जख्मी थी। वहां का माहौल डरावना हो गया था। वो लड़की भी थोड़ा डर गई थी और उसने अधीप की बाजू कस के पकड़ ली थी। नैना ने अधीप को किसी लड़की के साथ बैठे देखा तो गिड़गिड़ाते हुए बोली, अधीप तुमको तो लड़की मिल गई ना, प्लीज मुझे जाने दो। अधीप ने गुस्से में नैना को देखते हुए कहा, तुमको हमेशा के लिए छोड़ने के लिए ही पकड़ा है। तुम अभी तक कैद में इसलिए हो क्योंकि मुझे तुमको थैंक यू बोलना था। थैंक यू, अगर तुम मुझे धोखा नहीं देती तो मुझे ये नहीं मिलती। अधीप ने ये शब्द उस लड़की को एक नज़र देख के कहे थे। अधीप ने फिर नैना को देख के कहा, पर मैं धोखा देने वालों को माफ नहीं करता। अधीप की बातें सुन के नैना और जोर जोर से रोने लगी और बोली, अधीप सॉरी, शादी इतनी जल्दी में तय हुई कि मैं पापा को मना नहीं कर पाई। अधीप तुमको शादी नहीं करनी थी तो उसी समय मुझसे बोल देती आके, मैं तुमको जाने देता। वैसे भी मेरी तुमसे शादी करने का कोई इच्छा नहीं थी। नैना मैं अपने पापा को नहीं समझा पा रही थी, तुमको क्या समझाती, बहुत डर गई थी इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी। अधीप शादी से भागते समय डर नहीं लगा था। नैना चुप हो गई। अधीप बॉडीगार्ड से बोला, मार दो इसको, वैसे भी इसके घरवालों की नजरों में ये भाग चुकी है, मर भी गई तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अधीप की बात सुन में नैना डर गई और अपना सिर ना में हिलाने लगी। उस बॉडीगार्ड में गन निकाली और बस नैना के सिर के ऊपर रख के चलाने ही वाला था कि नैना चीखते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए किया। अधीप ने तुरंत आगे बढ़ के बॉडीगार्ड का हाथ ऊपर कर दिया और गोली हवा में फायर हो गई। गोली की आवाज से वो लड़की डर गई और खड़े होकर अधीप की पीठ से चिपक गई। अधीप ने उस लड़की को घुमा के आगे किया और अपने सीने से लगा के बॉडीगार्ड से बोला, इसको जहां जाना हो छोड़ देना। नैना आंखों में आंसू लिए अधीप को देखने लगी। अधीप नैना को गुस्से में देखते हुए बोला, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। नैना ने कुछ नहीं कहा और बॉडीगार्ड उसको लेकर वहां से चला गया। तनय और जन्य दोनों हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे। उस लड़की का बिहेव उन दोनों को कुछ अजीब लग रहा था और उससे ज्यादा अधीप का, जो उस लड़की की ऐसे केयर कर रहा था। जो अधीप लड़की शब्द का लब ही नहीं जानता था, वो किसी लड़की को ऐसे प्यार से संभाल रहा था, कुछ तो गड़बड़ थी। अधीप उस लड़की के बालों में हाथ फेर के उसको शांत करा रहा था कि तनय बेचारों सा बोला, यार क्यों जला रहा है, तेरी शादी हो गई तो क्या जलाएगा हम लोगों को। यहाँ गर्लफ्रेंड बगल में बैठने नहीं देती और तू छपी पे छपी पा रहा है, कुछ तो दया कर हम दुख के मारे लड़कों पर। अधीप ने एक नज़र तनय को देखा, फिर उस लड़की को अपने आप से दूर करके सोफे पर बैठ गया और उस लड़की को बैठने का इशारा किया। वो लड़की भी तुरंत बैठ गई। तनय दोनों के बीच का प्यार देख के बोला, लगता है मैं आज ही शुगर का मरीज हो जाऊंगा। और थोड़े से प्यार के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया तो वो मुझे चप्पल से मारेगी। जन्य अपनी सीरियस आवाज में बोला, तू उसी लायक है, उसकी चप्पल कम पड़े तो मेरा जूता भी ले जाना। तनय मुंह बना के बोला, कैसा दोस्त है तू, एक दोस्त दूसरे दोस्त की सेटिंग करवाता है और तू मेरी वाली को जूता दे रहा है मुझे मारने को।
जन्य कुछ बोलता उससे पहले अधिप बोला, तुम दोनों का हो गया ना। तनय और जन्य दोनों अधिप को देखने लगे। जन्य फिर गहरी सांस लेकर अधिप से बोला, अंकल कल नैना से मिलने की बात कर रहे थे, मैंने उनको कल समझा दिया था, लेकिन अब नैना। बोलते हुए जन्य 2 मिनट रुक गया और फिर बोला, मतलब तू अंकल को कब सब बताने वाला है, क्योंकि अंकल से ज्यादा दिन झूठ नहीं बोला जा सकता। अधिप सीरियस टोन में बोला, मैं आज ही पापा को सच बता दूंगा। जन्य, तुम सीरियस हो? तुम जानते हो ना अंकल की कंडीशन। अधिप, तुम चिंता मत करो, मैंने सोच लिया है पापा को कैसे सच बताना है। अधिप और जन्य बात कर रहे थे और तनय उस लड़की को देख रहा था। वो लड़की बैठी कभी इधर कभी उधर तो कभी अपने नाखून देख रही थी जिनमें नेल पेंट लगा था। तनय को कुछ गलत लगा तो वो अधिप से बोला, भाई तू भाभी से प्यार करता है क्या? अधिप तनय की तरफ देखने लगा। तनय भी अधिप को देखते हुए बोला, तू नैना को शादी के बाद फ्लैट देने वाला था जहां नैना अकेले रहती, और जब तू अंकल से मिलने जाता तब दोनों हस्बैंड वाइफ का नाटक करते, लेकिन तुझे नहीं लगता ये लड़की अकेले छोड़ने के लायक नहीं है? बहुत छोटी है ये, इसको देख के लगता है 16-17 साल की होगी। तूने क्या इतनी छोटी लड़की से शादी करके ठीक किया? कहीं कोई आगे चल के प्रॉब्लम ना हो जाए। अगर दोनों के बीच प्यार का मामला है तो कोई बात नहीं, पर ऐसे ही अगर तूने शादी की है तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अधिप ने गहरी सांस ली और बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ये लड़की मेरे साथ ही रहेगी। तनय फिर कुछ नहीं बोला, वो बस उस लड़की की हरकतें देख रहा था। अधिप ने तनय की नजरें देखी तो उसको फिर जहन महसूस हुई। उसने तुरंत उस लड़की से कहा, चुपचाप सिर नीचे करके बैठो। उस लड़की को ठीक से समझ नहीं आया कि अधिप उससे क्या बोला, इसलिए वो अधिप जैसे पैर पर पैर रख के बैठा था वैसे बैठने के लिए अपना पैर उठाने लगी। अधिप की आंखें बड़ी हो गई, उसने तुरंत उस लड़की का पैर पकड़ के फिर से नीचे रख दिया। उस लड़की ने बस अधिप की टी शर्ट पहनी थी, अगर वो पैर ऊपर करती तो। सोच के ही अधिप का माथा गर्म हो गया कि अगर वो लड़की अभी अपना पैर ऊपर करती तो क्या होता, लेकिन बेचारा अधिप बस अपना गुस्सा पी के रह गया। करता भी क्या बेचारा, उस लड़की को कुछ समझ ही नहीं थी। अधिप ने अपने गुस्से तो कंट्रोल किया और उस लड़की से बोला, तुम पैर ऊपर नहीं कर सकती। फिर अपना पैर नीचे करके बोला, ऐसे बैठो समझी। उस लड़की ने अधिप की बात समझ के कहा, ओके ओके। अधिप ने गुस्से में गहरी सांस ली और जन्य और तनय की तरफ देखा तो वो दोनों भी हैरानी से उस लड़की को देख रहे थे। अधिप का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। उसने टेबल पर रखे फ्रूट उठाए और खींच के दोनों को मारे। दोनों के फेस पर जोर से फ्रूट लगे तो दोनों चीख पड़े और अपने फेस पर हाथ रख के अधिप को देखने लगे। अधिप अपनी जलती आंखों से दोनों को देख रहा था। तनय ने अधिप को देख के डर से अपना थूक अंदर किया और बोला, यार ऐसे गुस्से में क्या घूर रहा है? तुझे नहीं लगता ये लड़की कुछ अजीब है? अधिप गुस्से में बोला, ये अजीब नहीं है, ये ब्लैंक माइंड है। जन्य और तनय हैरानी से एक साथ बोले, क्या? अधिप, हाँ, किसी ने इस लड़की के दिमाग से सारी यादें मिटा दी, जैसे हम कंप्यूटर से डाटा मिटाते हैं वैसे ही, और इस लड़की के दिमाग को एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा बना दिया। ये लड़की कुछ नहीं समझती है, इसलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। आज से तुम दोनों इसको ट्रेनिंग दोगे, इसको सब बताओगे जो एक इंसान को पता होना चाहिए, और सबसे जरूरी इसको ये समझाना है ये एक लड़की है और लड़की होने की वजह से ये कुछ चीजें नहीं कर सकती। तनय झट से बोला, लड़कियां कुछ भी कर सकती है। अधिप तनय को घूरते हुए बोला, अब तुम इसको ये सिखाओगे कैसे कपड़ों में लड़कियां कैसे बैठती है? तनय हैरानी से मुंह खोलते हुए बोला, मैं ही क्यों? अधिप ने घूर के तनय को देखा तो तनय बेचारों सा फेस बना के बोला, सिखा दूंगा। जन्य मुस्कुरा दिया और तनय से बोला, फिर तेरी फोटो तेरी गर्लफ्रेंड को भेजूंगा, फिर तेरी पिटाई पक्की। तनय जन्य को मुंह बना के देखते हुए बोला, मेरा घर बसने से पहले उजाड़ने की फिराक में होना, बेटा तू कर किसी लड़की से प्यार, उसको मैं ही पटा के घुमाऊंगा। जन्य ने तनय को घूरते हुए कहा, सपने देख। तनय, क्यों मिर्ची लग रही है? जन्य, मैं कभी किसी को पसंद करने ही वाला नहीं हूँ। तनय ने सिर हिला के कहा, वो तो वक्त बताएगा। इतना बोल के तनय ने उस लड़की की तरफ देखा और अधिप से बोला, पर इसका नाम क्या है? अधिप, पता नहीं। तनय, फिर हम इसको बुलाएंगे कैसे? अधिप भी तनय की बात पर सोचने लगा।
तन्हय फिर चहकते हुए बोला,